सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब का बजट भी सामने आ चुका है और बड़े बड़े ऐलानात उसमें भी कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था जब वफाकी बजट पेश किया था मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, तो उसमें हमने देखा कि सैलरीड पर्सनस को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया। उनके स्लैब्स चेंज होने से टैक्स का बहुत हद तक जो वॉल्यूम था, जो एक बोझ था, वो इस वक्त इस तबके पर पड़ चुका है। और अब किस तरह का इस पर रिएक्शन सामने आता है यह हमें देखना होगा। जिस तरह बात की जा रही थी रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की या एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की और फिर रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की, तो वहाँ पर कोई ऐसे अमली इक़दामात उठाते हुए हमने हुकूमत को नहीं देखा, ना ही ऐसी कोई इंटेंशन हुकूमत की सामने आई। तो इस वक्त हमारे साथ शामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मौजूद हैं। साकिब फयाज़ मगू साहब सीनियर नायब सदर FPCCI के, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो साकिब फयाज़ साहब, कल का बजट आपने देखा, उसमें मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने जो एलानात किए, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? आपकी इंडस्ट्री के लिए कितना पॉजिटिव था, कितनी नेगेटिविटी थी इस बजट में? देखें, कल का जो बजट था, हमें इस कल के बजट से बहुत उम्मीद थी कि वो कोई ना कोई इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेज का अनाउंस करेंगे या कोई उसकी रिलीफ के लिए या इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन कल के बजट में कोई भी ऐसी चीज़ अनाउंस नहीं की गई कि जिससे हमें ये फील होता कि इंडस्ट्री को सपोर्ट किया गया है। क्योंकि अगर आपकी टोटल इकनॉमी जो डिपेंड करती है वो आपकी इंडस्ट्री के ऊपर ही करती है। ये तमाम जो बजट टारगेट जो आपने 12,970 का जो बजट जो एक रेवेन्यू टारगेट उन्होंने रखा है, ये उसी के ऊपर ये मुनसर होगा कि आपकी इंडस्ट्री आगे कि इस तरह चलती है। हमारा जो सबसे पहला मुतालबा ये था कि एनर्जी प्राइसेस को, जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं, उसको कम किया जाए। जो रीजन में हम सबसे हाई हैं उसको पहले जो है वो 9 सेंट किया जाए, अभी हम 16 सेंट पर हैं। जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में हम लोगों को एनर्जी इलेक्ट्रिक प्राइसेस पे करनी पड़ती हैं, वो नाउ जब इंडस्ट्री जो है वो फिजिबल होगी तो ये तमाम चीज़ें, तमाम जो टारगेट्स हैं वो आपके पूरे होंगे। वरना मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर जो है ये टारगेट भी अचीव हो सकेगा। दूसरा, जो इन्होंने एक्सपोर्टर के ऊपर जो 1% पहले फिक्स टैक्स होता था या 1.25% वो टैक्स पे करके और फिर उसके बाद उसका कोई मजीद उससे पूछगछ नहीं होती थी, अब वो नॉर्मल टैक्स रजीम में आ गया। मेरे ख्याल में इससे एक्सपोर्टर जो है वो थोड़े से डिस्करेज होंगे और हो सकता है, क्योंकि पहले अगर कुछ ऐसा हो कि वो अपनी फॉरेन रेमिटेंस जो इधर मंगवाते हैं, कहीं हमें खतरा है कहीं अंडर इनवाइसिंग ना शुरू हो जाए एक्सपोर्टर में और हमें इधर। साकिब साहब, ये नॉर्मल जो टैक्स रिजीम में आया है, इसके बाद इसमें परसेंटेज वाइज कितना फर्क पड़ जाएगा? यानी 1% से बढ़कर ये टैक्स एक्सपोर्टर पर कितने फीसद हो जाएगा? देखें, अब तो वो उसी तरह आ जाएगा ना। इन्होंने हाईएस्ट स्लैब कर दिया 45%। अब तो जो वो इनकी पहले तो उनकी कितनी भी इनकम होती थी वो टोटल एक्सपोर्ट का बस 1% होता था और वो हो जाता था। अब वो 45% के ऊपर आ जाएगा। पहले अगर हम इसको ये देखें कि वो अगर 1% होता था तो यही 7, 8, 10% होगा। लेकिन असल बात ये नहीं है कि कितना ऊपर बढ़ जाएगा। असल बात ये है कि हर कोई ये चाहता है कि बस मैं फिक्स टैक्स में आ जाऊं ताकि जो FBR के ऑडिट्स और जो दूसरे मसले मसाइल होते हैं उनसे वो बचना चाहते हैं। लेकिन अगर जब ये हो जाएगा तो एक तो वो प्रॉब्लम में भी आ जाएंगे और दूसरा फिर जो मुझे खतरा है कि कहीं ये ना हो कि एक्सपोर्ट में अंडर इनवाइसिंग शुरू हो जाए और वो हम बिल्कुल भी, हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतम्मिल नहीं हो सकता कि अगर फॉरेन एक्सचेंज की कोई शॉर्टेज आ गई, अगर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो फिर अगर हमें यहाँ पर लोगों ने मंगाया नहीं और इसके अंदर कुछ आ गई, क्योंकि देखिए हर चीज़ हमें पॉलिसी से कंट्रोल करनी होती है। हम इधर पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर, खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर, कोई भी चीज़ इन्फोर्समेंट के जरिए अगर हम चाहें कि ये कंट्रोल हो जाएगा तो वो नहीं होता। पॉलिसी अगर हम ऐसी बनाएं कि तमाम लोग अपनी टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज है, टोटल जो रेमिटेंसेज हैं, वो इधर लेकर आए। मेरे ख्याल में अगर ये जो एक्सपोर्ट के ऊपर से जो 1% है वो तो एक अलग है कि रेवेन्यू में इजाफा होगा या नहीं होगा। फॉरेन एक्सचेंज में मुझे ये खतरा है कि फॉरेन एक्सचेंज में
के जो इधर की जो रेमिटेंस होगी जो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आती हैं उसमें ना शॉर्टेज आ जाए। ठीक है, तो अब सबसे ये बड़ा और ये अगर ऐसा हुआ तो ज़ाहिर है ट्रेड डेफिसिट भी फिर एहतिशाम से हमारे मुल्क का बड़ा बढ़ सकता है। मोहम्मद औरंगजेब साहब तो एक टेक्नोक्रेट हैं, अपने शोबे के स्पेशलिस्ट हैं, कोई रिवायती सियासतदान तो नहीं है। उन्हें तो एक्सपोर्ट्स के फ़रोग के लिए इकदाम उठाने चाहिए थे, ना कि एक्सपोर्टर्स पर ये टैक्स आयद कर देने से एक उनको डिस्करेजमेंट की तरफ लेकर जाएं। तो ये इस इकदाम पर आप क्या कहेंगे? फिर एक्सपोर्ट्स जो हम बढ़ाना चाहते हैं वो तो इससे फिर महदूद हो जाएंगी या कमी की तरफ भी जा सकती हैं, खुदा ना खास्ता। जी देखिए, मेरा भी साकिब साहब मैं आ रहा हूँ। साकिब साहब मैं इस पर आपकी राय लेता हूँ, जरा पहले एहतिशाम साहब इस पर कमेंट करते हैं, फिर मैं आता हूँ आपकी तरफ। जी एहतिशाम साहब, 31 बिलियन प्लस की जो एक्सपोर्ट का प्लान बनाया हुआ है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें अंडर इनवाइसिंग होगी क्योंकि 4 सेक्टर को जिस अंदाज से इन्होंने टैक्स करने की कोशिश की है ना, उसमें मैथड तो मैडनेस मुझे नहीं नज़र आ रहा। इसमें रियल स्टेट को भी इन्होंने टारगेट किया, फिर इन्वेस्टर स्टॉक के जो इन्वेस्टर्स हैं उन पे भी, और उसके बाद अल्लाह भला करे एक्सपोर्टर्स के भी और रिटेलर्स के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगाया। तो लेकिन जिस अंदाज से लगाया उससे मुझे लगता है ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर हिट होगा और ये हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं बजाय इसके कोई इंसेंटिव दिया जाता। ठीक है, इन्होंने क्या कहते हैं कि इस हवाले से थोड़ा बहुत इंसेंटिव इस तरह का ज़रूर दिया है कि जी इसमें जो कहते हैं कि जो रिस्क मिटिगेशन का लेवल है उस पर जो एक्सपेंडिचर होगा हुकूमत उसको शेयर करेगी, लेकिन ये इससे बात बनेगी नहीं। असल बात तो यह है कि रेवेन्यू जो आपका फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आना है वो आपके 2 तरीके से आएगा। एक तो ये कि जी आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे या अपनी इंपोर्ट कम करेंगे, या तीसरी है कि आपकी रेमिटेंस जो आएंगी वहाँ से वो उस पर भी हम देख रहे हैं ऑल टाइम हाई हुई हैं, लेकिन लग रहा है कि आगे जाकर इंसेंटिव ना दिए गए तो मामला ख़राब हो गए। लेकिन सबसे अहम बात मेरा ख्याल है इस सारे मामले में अरबाब ये है कि सारी दुनिया चीख रही थी, आप मैं चीख रहे थे, सब कह रहे थे कि हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए। एक ढीला कम नहीं किया, बल्कि आप देख रहे हैं कि जो फिगर आया है वो 17.2 ट्रिलियन यानी 1700 अरब से ज़्यादा जो है ना वो हुकूमत के अखराजात बढ़ेंगे और इसमें 21% अखराजात बढ़ जाएंगे। तो सवाल तो ये कि जी ये क्यों किया गया? आज जब पोस्ट बजट ब्रीफिंग में जब ये सवाल हुआ औरंगजेब साहब से, तो इसका जवाब वो इस तरह दे रहे हैं कि हाँ हमें पता है ये खराबियां हैं, हम कुछ मिनिस्ट्रीज़ को बंद करने जा रहे हैं। तो मिनिस्ट्रीज़ बंद करने से पहले एक ऑप्टिक्स के तौर पे, एक इंटेंशन अपनी दिखाने के तौर पे कम से कम कुछ तो अनाउंसमेंट करते, कहीं तो ये कर्टेल करते इस बजट को। नहीं किया। दूसरा बात है कि बावजूद अरबाब इतनी तनकीद के 75 अरब रुपया MNAs MPAs को फिर दे दिया गया तरक्याती बजट के नाम पे। अब सबको पता है इस बात का कि कितना पैसा जेब में जाता है, और ये बात रिकॉर्ड की बात है कि जमशेद दस्तीदा MNA जो अब चले गए हैं PTI में, वो रिकॉर्ड पे TV पे बैठ के एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि मैंने 60 अरब रुपए का अपना तरक्याती बजट लेने के लिए 10 अरब रुपए की मैंने रिश्वत दी, 60 करोड़ रुपया का बजट लेने के लिए 10 करोड़ रुपए की मैंने रिश्वत दी थी। अब मुझे बताएं, जब आप रिश्वत दे के अपना तरक्याती बजट लेंगे तो आप मुझे बताएं अपने कैसे हल्के पे खर्च करेंगे, अपनी जेब में कैसे ले जाएंगे। एक दूसरी बात यह है कि ये जिस अंदाज से बजट 40% इन्होंने ओवरऑल टैक्सेशन में लेके आ गए हैं, जो टैक्स लगेंगे लोगों के, उसमें जो टैक्स कलेक्शन का फिगर इन्होंने रख दिया 13,000 अरब का, और वो जो कहा जा रहा है कि जी जो टैक्स लगने हैं वो तो बनने 1.8% ऑफ द GDP 2200 अरब के, लेकिन अदरवाइज पता चल रहा है कि 3,000 अरब के टैक्सेस हैं। यहाँ पे भी नहीं कन्फ्यूजन है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से कोई बात नहीं बता सके कि हमने कैसे करना है। फिर मेरा ख्याल है जो महंगाई का तूफान अरबाब आएगा, पेट्रोलियम लेवी मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने 5 रुपये बढ़ा के कहा था मैक्सिमम 50। औरंगजेब साहब को इसलिए लाया गया था कि ये इकोनॉमी को जरा मुस्तहकम करेंगे, उनकी एक्सपर्टीज है, जिस तरह का बजट उन्होंने पेश किया फिर तो कोई रवायती सियासतदान भी वजीर खजाना बन सकता था। औरंगजेब साहब अरबाब ही इज़ नॉट अ फ्री एजेंट, वो यहाँ पे आए हैं, खुद बैंकर हैं, बड़ी बदकिस्मती है। अच्छे बैंकर होंगे, इकोनॉमिस्ट कहते हैं लगाना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब ज़ाहिर है बैंकर हैं, ना उन्होंने किसी से मशवरा किया है, कहा जा रहा है, ना सियासी जमातें रो रही हैं, उनसे बात की गई है, और वो जो बजट बना के दे दिएगा, खुद कह रहे हैं कि जी बड़ा एम्बिशियस बजट है और ये इन लाइन विद दी डिटेल्स और डिमांड्स ऑफ दी IMF, ये सब कुछ किया गया है। अच्छा, मैं पेट्रोलियम लेवी का आपको बता रहा था, देखें हर दफ़ा उन्होंने कहा था 10 रुपये तक हम बढ़ाया करेंगे और ये 50 रुपये से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन अब देख लें ये 80 रुपये फ़ी लीटर तक जाने का ऐलान कर दिया गया। इससे क्या होगा आप देख लें, पेट्रोलियम जब लेवी लगती है या पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो होता क्या है, आप देखते हैं किरायों में फ़र्क आता है, दुनिया जहाँ के ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं, इसी तरह से हर चीज़ की कीमत अपना प्राइसेस ऊपर चली जाती है। तो आम आदमी के लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और फिर ये भी फिगर सामने आ गया है कि 10 रुपये एवरेज निकाली गई है अरबाब, कि 10 रुपये अमीर आदमी पे टैक्स लगा है
और 21 रुपया गरीब आदमी पे टैक्स लगा, उसकी हम तफसील में नहीं जाते साथ। मतलब है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला के आम आदमी जो फंसेगा और सबसे ज़्यादा सैलरी क्लास फंसेंगे, जिससे इन्होंने कितना पैसा लेने की एक तजवीज़ है। 75 अरब रुपया सैलरी क्लास से वसूल करना है और 150 अरब रुपया गैर तनख्वाहदार तबके से लेना। चले गैर तनख्वाहदार तबका अगरचे वो भी गलत है कि किसी तरीके से आप रैशनलाइज करके टैक्स लिए जाते, कॉर्पोरेट टैक्स पे मजीद बोझ डालेंगे तो कौन आएगा। इंडस्ट्री जो हमारी 60% टैक्स देती है उसको कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया। उसमें देख लें बिजली और गैस कम करने की बात, कॉस्ट उसकी कम करने की बात, प्रोडक्शन कॉस्ट की कोई नहीं कर रहा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वो हम देख रहे हैं, वो नहीं हो रहा। तो अब सवाल तो ये कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने फोकस रखा है कि IMF का लॉन्गर टर्म का प्रोग्राम लेने के लिए सब कुछ करें, तभी वो बात कर रहे हैं बड़े दावे से आज कहा कि जी जुलाई में एग्रीमेंट हो जाएगा। तो फिर यह है कि जब आपने IMF शरायत ही माननी है तो फिर आपने कोई होम ग्रोन अपनी पॉलिसी बनाई होती, को आप जाते रिफॉर्म एजेंडे की तरफ जाते, कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं है। इख्तिशाम उल हक साहब, साकिब फयाज मगू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब फयाज साहब, ये इस वक्त जिस तरह से ये टैक्सेस आयद किए गए हैं और उससे रेवेन्यू को बढ़ाने की जिस तरह कोशिश की जा रही है, क्या ये कामयाब कोशिश है या फिर एक्सपोर्ट्स पर इस वक्त ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिसका टारगेट इस वक्त 32 अरब डॉलर रखा गया है? लेकिन जारी इससे ज़्यादा भी हो सकता था अगर मज़ीद फैसिलिटेशन फराम की जाए और ये इस तरह के जो टैक्सेस एक्सपोर्टर्स पर लगाए गए हैं उनमें अगर कमी की जा सके। आवाज कट रही है आपकी। साकिब साहब, अब मेरी आवाज आ रही है? फिर से करें जी, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी। अब ये जो हुकूमत ने सारा बोझ टैक्सेस की सूरत में रेवेन्यू जनरेट करने पर लगा दिया है, तो इससे आपको लग रहा है कि एक्सपोर्टर्स के से मुतालिक जो फैसला लिया गया है, जो 1% से बढ़ाकर उनको नॉर्मल रिजीम में ला रहे हैं, तो इसके क्या क्या एक मनफी असरात हमारी इकॉनमी पर मुरतब हो सकते हैं? देखिए, हमारी पहली एक्सपोर्ट जो है वो कम है और हमें जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करनी चाहिए। और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमें जो है गवर्नमेंट को वो चाहिए कि उनको जो भी सपोर्ट हो, जो भी इंडस्ट्री को सपोर्ट हो, क्योंकि एक्सपोर्ट को सपोर्ट देने के लिए आपको इंडस्ट्री को सपोर्ट देनी होगी, तो वो हमें करना चाहिए। हुकूमत ने कुछ एक्सपोर्ट के लिए कोई अच्छे काम भी, वो जो ये इस बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है वो बहुत हौसला अफजा है कि 79 बिलियन जो है वो IT सेक्टर की एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने मुख्तस किए हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा इकदाम है, क्योंकि उसमें जो है हमारी एक्सपोर्ट जो IT सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है एक्सपोर्ट बढ़ाने का। और क्योंकि उसमें जो हमारा बिजली का मसला है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी इस्तेमाल नहीं होती और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना ये नहीं चाहिए होता उसके लिए। तो IT सेक्टर एक वाइज सेक्टर था जो हमारी FPCCI से भी, जो हम लोगों ने बजट प्रपोजल्स के अंदर ये डिमांड की थी कि इसको खास तौर पे सपोर्ट किया जाए और इसके लिए कोई मराद का ऐलान किया जाए। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा और ये बहुत ही खुश आइन ऐलान है कि उसमें। और लेकिन साकिब साहब, जाहिर है कि सिर्फ एक सेक्टर को तो लेकर आगे नहीं चलना है ना, सारे सेक्टर्स को पैरेलल लेकर चलना है, हर तबके को लेकर आगे चलना है। जी, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि ये तासुर ना जाए कि जो अच्छी बातें भी हैं गवर्नमेंट की या जो बजट में, तो उसकी निशानदेही नहीं की जा रही, सिर्फ जो कोई नेगेटिव चीज है तो उसको हम लोग दे रहे हैं। तो हम लोग तो एक्चुअली ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे बढ़े, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आगे बढ़े या पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बूम हो के, ताकि तमाम मईशत का जो वो पहिया है वो चलता रहे। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारी और ऐसी बातें हैं कि जिसमें एक जो सबसे यहाँ पर अभी मैं देख रहा था, जो एक बजट का डॉक्यूमेंट, उसमें सेल टैक्स का एक सेक्शन 25AB जो इन्होंने वो इंट्रोड्यूस कराया कि अगर कोई भी ऐसी चीज होती है इसमें सेल टैक्स में कोई फ्रॉड होता है या कुछ होता है, तो उसको जो है नॉन बेलेबल 10 इयर्स की इम्प्रिजमेंट हो सकती है। नॉन बेलेबल तो मेरे ख्याल में किसी भी जो होता है, इवन नैब के कानून के अंदर भी नॉन बेलेबल नहीं होती। इससे मेरे ख्याल में हैरेसमेंट बढ़ेगी और जो यहाँ पर FBR का ऑलरेडी जिस तरह वो लोगों का उनके बारे में तासुर है, तो मेरे ख्याल में इससे बहुत बड़ी हैरेसमेंट बढ़ेगी। जो उन्होंने ये सेक्शन 25AB जो आया है, ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं। तो हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट को इस वक्त सिर्फ ये सोचना चाहिए कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स कैसे हो सकती है,
कैसे कोई अट्रैक्शन दे कि अगर चलें साकिब साहब आपकी तजवीज़ बड़ी टैक्स मुनासिब है और हम हैं। उम्मीद करते हैं कि पहुंचे और उन पर वो गौर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब फयाज साहब, सीनियर नायब सदर FECCI हमारे साथ मौजूद थे। फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त सूरत हाल ऐसी हो गई है कि बस महसूस ही हो रहा है फ़ारूक साहब कि हम कमाएँ, एक हाथ से कमाएँ और दूसरे हाथ से हम हुकूमत को टैक्स की मद में दे दें। शायद अगले एक दो साल में तो हमारी आमदनियों पर ये 100% टैक्स लग जाएगा। अब ये बताएं कि इस टैक्सेस के बदले ये हमें बदले में मिल क्या रहा है? 35%, 45% जो टैक्सेस हम दे रहे हैं, इसके बदले में हुकूमत हमें क्या दे रही है? देखिए, जो भी बजट आता है पिछले 20-25 साल में, आप देख लीजिए टैक्सेस जो हैं वो हमेशा ही बढ़े हैं, कभी कम नहीं हुए। हुकूमत ज़रूर इस चीज़ का क्लेम करती है कि टैक्स फ्री बजट आ रहा है, लेकिन उसके अंदर भी आपको टैक्स कुछ नज़र, इजाफी टैक्सेस जो हैं वो नज़र आते हैं। दो वजूहात हैं। एक बड़ी वजह जो है वो तो हमारा अपना बनाया हुआ कानून है, जिसको हम कहते हैं 18वीं तरमीम, या जिसको हम कहते हैं जिसके अंदर एक नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आ जाता है। देखिए, इस वक्त विफाकी लेवल के ऊपर जो बजट बनाना है वो नहायत ही मुश्किल है जब तक ये नेशनल फाइनेंस अवार्ड कमीशन का जो कानून है वो उसके ऊपर किसी किस्म का रैशनलाइजेशन उसके ऊपर नहीं होती। देखिए, हुकूमत ने जो हद रखा है टैक्सेस का वो कोई 13,000 अरब का है, 3-3.5 अरब के नॉन टैक्स के रेवेन्यूज़ हैं, 16,000 अरब विफाकी हुकूमत के पास पहुंचेगा। उसमें से 10,000 अरब जो है वो सूद की मद के मद में मुख्तस कर दिया गया है और 7,000 अरब जो है वो सूबों में बांट दिया जाएगा। तो विफाकी हुकूमत की जेब तो खाली हो जाती है सिर्फ सूद और सूबों में बंटवारे के बाद। अभी पेंशन देनी है 1,000 अरब की, फिर ग्रांट्स हैं, फिर सब्सिडीज हैं, फिर रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट है। तो जब तक रैशनलाइजेशन नहीं होती, जिसका जिक्र ब्रीफली वजीर खजाना ने अपनी बजट की स्पीच में किया था, उन्होंने कहा था नेशनल फिस्कल पैक्ट किसी किस्म का सूबों और विफाक के दरमियान नहीं होता। विफाकी हुकूमत का बजट जो है आप समझिए उसमें जो फिगर्स आदादोशुमार आपको नजर आएंगे वो बहुत हद तक हवाई नजर आएंगे। तो फारूक साहब, इसका मतलब कि फिर जो IMF का प्रोग्राम आएगा, जो वहाँ से हमें अमाउंट मिलेगा, फिर हम वो अपने इन खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में हमने इजाफा किया है, फिर वो वहाँ से हम कर्ज लेके और फिर ये इन मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर देंगे। देखिए, इसमें बात यह है कि जो डॉक्टर फर्रुख साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अच्छा मुझसे जी एहतिशाम साहब मैं आ रहा हूँ। फारूक साहब ने बात किया उसमें, चलें आप कर लें पहले। ओके जी आप कर लें एहतिशाम साहब, चलें मैं फारूक साहब की तरफ जाता हूँ, आप कर लें अपनी गुफ्तगू मुकम्मल। अच्छा, मैं क्या डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना, देखें न्यू रिसोर्स मोबिलाइजेशन तो हमारे पास है ही नहीं है। हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है कि मौजूदा हालात में जो बहुत सारे लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि NFC अवार्ड जो आपने देखा, मुझे अच्छी तरह याद है 2010 में मैं मौजूद था गवादर में, वहाँ पे जब ये पेश किया गया था। 7वां अवार्ड, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, वहीं का वहीं चीज़ें पड़ी हैं। और फिर इस अवार्ड से जिस अंदाज से उस तक पीपल्स पार्टी PMLN के जो गेम बनाई थी, वो रिसोर्सेज सारे के सारे अपने पास ले गए। आपने देखे 60% उनके पास चला गया और 40% मरकज़ के पास। और मुझे पता है इस पर बड़ा वाज़ेह तौर पे हफीज़ शेख साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था इस नए NFC अवार्ड के बाद जो है ना वो सूबे अमीर हो गए हैं और मरकज़ गरीब हो गया। इसलिए लोग कहते हैं कि 18वीं तरमीम को भी इसको भी रीविज़िट करने की ज़रूरत है। कोई आपने डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला जो रखा हुआ है वो इतने गलत तरीके से रखा है, नतीजतन जो है ना चीज़ें ख़राब हो रही। दूसरा ये कि जो सूबों को कहा जाता है कि अपने तौर पर एक्साइज एंड टैक्सेशन है, उसके बाद रियल स्टेट है, फिर एग्रीकल्चरल इनकम है, उन पर उन्होंने टैक्स नहीं लगाया, तो सारा का सारा जो है ना वो बोझ मरकज़ पे डाल के अपनी तरफ चीज़ें लेके जा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये अब आप इन मौजूदा हालात में अरबाज, जब आपके पास फॉल बैक करने के लिए कुछ नहीं है, कुशन आपके पास कुछ नहीं रहा, और ये 40% टैक्स लगाने के बाद सिर्फ IMF को आपने खुश करना है नए उसके पैकेज के लेने के लिए, तो उसके बाद आप क्या होना चाहिए था, ये रिफॉर्म एजेंडा लेके आते, हमारी SOGs को रिफॉर्म करते, एनर्जी सेक्टर को करते, FPR को करते। अगर आपने यही नहीं करना तो इसको थोड़ा सा बजाय इसके पॉलिटिकल मसला है NFC वाला, इसको बैठ के, और प्राइम मिनिस्टर हमारे कह चुके हैं कि हाँ इसको रिविजिट करना ज़रूरी है, एहसन इकबाल साहब कह चुके हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नहीं मानती तो लिहाजा नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है अब मौजूदा हालात पे इस पर सोचने की ज़रूरत है कि ये कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला जो रिसोर्सेज का है इसको कैसे रैशनलाइज किया जाए मरकज़ और सूबों के दरमियान। जी ठीक है जी फारूक साहब, तो ये फिर IMF से हम जो पैसे लेंगे वो फिर हम हुकूमती खर्चे पूरे करने पर इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उस कर्ज का क्या फ़ायदा होगा?
देखिए IMF हमारी पट्टी पे कोई बंदूक रख के मैं ज़बरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता, और IMF का जो कर्जा आता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो खसारा है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। देखिए 3 एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ कि इस बजट में कोई 590 अरब रुपया BISP के लिए मुख्तस किया गया है। अब BISP की जो बेनिफिशरीज हैं जिनको 590 अरब मिलना है, उनकी आबादी पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो है वो 0.05% के करीब है। यानी कि सारे के सारे लोग तो सूबों में रहते हैं, लेकिन उसका बोझ जो है वो वफाकी बजट पे है। अब 2000 अरब से जायद जो दिफा के लिए मुख्तस किया गया है, अब दिफा सिर्फ इस्लामाबाद का तो नहीं हो रहा, दिफा तो पूरे पाकिस्तान का हो रहा है। जो सूद की मद में 10,000 अरब की अमाउंट मुख्तस की गई है, जो कर्जाजात लिए गए थे जिनके ऊपर ये 10,000 अरब सूद दिया जा रहा है, वो कर्जा जो है वो तो पूरे पाकिस्तान में खर्च किया गया था, वो सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर तो खर्च नहीं हुआ था। तो ये रैशनलाइजेशन जिसको मैं कह रहा हूँ, जब तक जो फेडरल एक्सपेंडिचर्स की स्ट्रीम है, जो वफाकी हुकूमत के अखराजात हैं, उनको जब तक रैशनलाइज नहीं किया जाएगा और सारी की सारी जिम्मेदारी जो है टैक्स इकट्ठा करने की वो विफाक पे होगी और सारा का सारा इख्तियार सूबों के पास चला जाएगा, यानी कि पैसे सब उनके पास होंगे। तो एक बैलेंस करना पड़ेगा इख्तियार और जिम्मेदारी के दरमियान। ठीक है, तो फारूक साहब, ये जो आपकी ज़ाहिर जो ये सोच है, ये सोच क्या हुकूमती थिंक टैंक में नहीं पाई जाती, और अगर वहाँ पाई जाती है तो क्या इम्प्लीमेंटेशन का मसला है? ये सवाल आप दोनों ने मैं रखता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और हुकूमत ने इस बजट में एक तजवीज़ दी है नॉन फाइलर्स के लिए कि उनके जो बैरून मुल्क सफ़र है उस पर पाबंदी लगा दी जाए। अब अगर इस पर अमल दरामद होता है तो जो तमाम नॉन फाइलर्स हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। इससे पहले सिम्स को बंद करने का जब अमल किया गया था उससे भी बड़ी मुश्किलात लोगों के लिए पैदा हुई थी, लेकिन उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज निकल कर नहीं सामने आए थे। एक ऐप के ज़रिए ताजरों को, रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ भी मामला कोई 23 और 24 हज़ार के दरमियान में फंस कर रह गया, तो वहाँ भी ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। शर्जील गोपलानी साहब ताजिर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, एहतशाम उल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तो शर्जील साहब, ये जो इक़दाम अब हुकूमत उठाने जा रही है, अगर ये नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी लग जाती है, और ज़ाहिर है बहुत सारे ताजिर ऐसे हैं जो कि इस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते और वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो जो आपकी कम्युनिटी है बड़े उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसको तो चले हम अप्रिशिएट करते हैं अगर ये नॉन फाइलर वाला सिस्टम ही खत्म कर देते हैं कि एक फाइलर ही होना चाहिए और इस पर कोई पाबंदी लगा दें, तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। ये हुकूमत की पॉलिसी है, हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन साथ साथ आपको जो है इजी डूइंग बिजनेस पॉलिसी और इनकम टैक्स रिटर्न के जो फाइलिंग का निज़ाम है उसको भी तो ऑटोमेशन पे ले जाना पड़ेगा ना। आप इसको मैन टू मैन कॉन्टेक्ट कब खत्म करेंगे? ह्यूमन कॉन्टेक्ट कब खत्म होंगे हमारे पास? सही। तो लेकिन अब ये बताएं कि ताजिरों को जब ये मौका दिया गया कि कम से कम वो अज़ खुद आएँ और अपने आप को नेट में लेकर आएँ, तो आप लोगों की तरफ से भी कोई उसमें कोई ऐसी ख़ास एक्टिविटी नहीं देखी गई? लोगों का इस वक्त रुझान नहीं है टैक्स देने की तरफ, या लोगों का अदम एतमाद है हुकूमत पर? आखिर मसला क्या है बुनियादी? देखिए, हमेशा से मसला ये रहा है कि अदम एतमाद है। जो डिपार्टमेंट को जब आप जहाँ पे जितने भी पावर्स और अथॉरिटीज देते हैं उसका मिसयूज होता है। आज तक आप देख लें कि आपको FBR के अंदर जो टारगेट और टास्क जो ये पूरे नहीं कर पाए, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों का एतमाद नहीं है। अब जो लोग टैक्स भर रहे हैं तो वो खुद देख लें कि आप किस तरीके से परेशान होते हैं। हम टैक्स पेयर हैं, हमें पता है कि हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में और चीज़ें फाइल करने में, तो इसलिए जो है लोगों को हम मोटिवेट नहीं कर पाते। अब अगर आप देखें एडवांस इनकम टैक्स और एडवांस सेल टैक्स, ये 2003 में मुशर्रफ साहब के टाइम पे हमने ही तजवीज़ दी थी कि आप एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस सेल टैक्स दे लें, आगे की डॉक्यूमेंटेशन से हमें बचा लें, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट कहीं भी हम परेशान होते हैं तो हमें आगे कहीं ना कहीं परेशान करेगा। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि सिस्टम आसान हो, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आप लोग इस टैक्स नेट में आने को तैयार हैं, और बस ये आप चाहते हैं श्योरिटी के जी उसके जो टैक्स आप देंगे उसके बदले आप लोगों को मिलेगा क्या क्या? देखिए, हमने तो इनको बल्कि एक सिंगल पेज फॉर्म बना के दिया था कि आप एक सिंगल पेज का उर्दू में, सादा सलीस उर्दू में एक फॉर्म हमें दे दें, वो हम भर के रिटर्न जमा करा दें। हम कहाँ वकीलों के चक्कर में, अकाउंटेंट के चक्कर में पड़े रहेंगे? 15,000 20,000 हम उनको दे, इससे बेहतर हम सरकार को दें।
लेकिन आज तक एक फॉर्म ही डिजाइन नहीं हो पाया इस 75 साल के अंदर कि लोग आसान तरीके से अपना टैक्स जमा करा सकें। ठीक है, तो एहतशाम साहब ये देखें, ताजिर बरादरी टैक्स देने को तैयार है, हुकूमत के पास कोई ऐसा आसान मैकेनिज्म नहीं है कि वो इनसे कोऑर्डिनेट करके उस टैक्स को ले सके। जो अदम एतमाद वाला इनका मामला है वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता सैलरीड पर्सनस को भी ये अदम एतमाद हो रहा है हुकूमत पर कि टैक्स तो आप बढ़ाते जा रहे हैं, उसके बदले आप फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं, उसके बदले आप सहूलियात या आसानियाँ क्या फराम कर रहे हैं उन लोगों को जो टैक्स पेयर्स हैं। देखिए अरबाब, बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से इस तरह की तजवीज़ आना बहुत अच्छी बात है। अब सवाल इस वक्त यही है कि एक अरसे से हम रो रहे हैं कि भी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी होनी चाहिए। वन ऑफ द मेजर रीज़न दैट इज़ नॉट अलाउइंग मोर टैक्सेस, वो उसकी वजह यही कि डॉक्यूमेंटेशन ही अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। अभी देख लें तो फिगर आ रहा है 380 बिलियन हमारी फॉर्मल इकोनॉमी है। इनफॉर्मल इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी जो है वो कह रहे हैं कि 600 अरब डॉलर की है। मतलब सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ दे रही है कि ये मुल्क किस तरीके से चल रहा है। हाँ, सवाल ये है कि अगर सब लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये उनका एतराज़ इसमें 101% वज़न है कि भाई फिर ये ह्यूमन इंटरवेंशन जो हमें कहा जाता है, टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर जो है इनके दरमियान जो वो भी ताल्लुक है इसको टोटली ख़त्म करना है। डिजिटाइजेशन से करना है, कंप्यूटराइजेशन से करना है, डॉक्यूमेंटेशन से करना है। तो ये सिर्फ नारे की हद तक क्यों है अरबाब? इसको अब तो कम से कम इस बजट में इस पर 50-60% अमल दरामद हो जाना चाहिए थे। लेकिन सवाल ये कि FBR में जो लोग बैठे हुए हैं, आपने देखा प्राइवेट सेक्टर से पिछले 3 सालों में 6-7 चेयरमैन लाए गए, किसी को काम नहीं करने दिया गया। वो माफियाज बन के बैठे हुए हैं, वो किसी को काम नहीं करने देते। बड़ा सीधा तरीका है कि ये लोग टैक्स, बिजनेस कम्युनिटी टैक्स दे भी देती है, उसके बाद फिर आ जाते हैं नया एक फरा लेके कि नहीं जी इतने पैसे बनते हैं, गलत सलत मजबूर करेंगे कि आप उनको रिश्वत दें। तो ये तो कोई इक्विटेबल सिस्टम होना चाहिए जो हुकूमत नहीं कर पा रही। FBR की रिफॉर्म एक अरसे से कर रहे हैं, पहले भी जिक्र हुआ था, मुझे याद है 2004-5 में मुशर्रफ साहब के ज़माने में 150 मिलियन डॉलर 150 मिलियन डॉलर अरबाब वर्ल्ड बैंक ने दिया था रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, वो सब खा पी गए। तो सवाल तो यही कि कहीं से तो आप शुरुआत करें ना। अब दूसरी तरफ यह है कि बड़ी अच्छी बात है जो कहा गया कि जी नॉन फाइलर जो हैं उनके सफ़र पे पाबंदियाँ होगी, ये होगा वो होगा, करे सकती हैं। लेकिन सवाल ये कि जो जेन्युइनली लोग टैक्स देना चाहते हैं, अभी आप देख लें क्या बदकिस्मती है कि टोटल 55 लाख लोगों का फिगर आता है जो टैक्स देने वाले हैं। 30 लाख कहते हैं, नील फाइल करते हैं कि जी हमारी तो जनाब इनकम ही कोई नहीं हुई। 25 लाख लोग हैं टोटल 24 करोड़ की आबादी में जो टैक्स दे रहे हैं अरबाब घुमा फिरा के, जिसमें हम 40% हम लोग हैं जो आपने देखा जिन पे शब खून मारा गया, बुरे तरीके से टैक्स वसूल करने की बात है। आज भुनाव उठे थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इस सवाल पे, भाई आपके पास कोई और तरीका नहीं रह गया। बिल्कुल, और अगर सिर्फ 1% आबादी टैक्स देगी तो मुझे कहना पड़ता है बाकी 99% का क्या होगा? शाम साहब चूंकि वक्त दूसरी बात है उन्हें लाइटर नोट अरबाब एक बात कह दूं कि इकोनॉमिक सर्वे आया ना, वो कहते हैं कि 59 से 60 लाख हमारे पाकिस्तान में गधों की तादाद हो गई है। अब जब गधों की तादाद इतनी हो जाए, घोड़े रह जाए सिर्फ जो 4000 है, उसके बाद आप क्या तवक्को करेंगे? यही हाल हमारे सब लोगों का है। तो मेरा ख्याल है बदकिस्मती है, जब तक हम ये विजन से काम नहीं लेंगे हमारी चीज़ें ख़राब होती जाएंगी, प्लस नीयत का बड़ा फुकदान है। ठीक है, तो शर्जील गोबलानी साहब, आप लोग टैक्स देना चाहते हैं, यानी आपसे मुराद आपकी कम्युनिटी हुकूमत लेना चाहती है लेकिन अमल दरामद नहीं हो पा रहा। इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर है, कल आरिफ जीवा साहब मौजूद थे, वो भी कह रहे हैं कि हम भी देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं, लेकिन हुकूमत भी लेना चाहती है, वहाँ भी अमल दरामद नहीं हो पा रहा। कल किसान इत्तेहाद के सदर उमैर मसूद साहब मौजूद थे, किसान भी टैक्स देना चाहते हैं, हुकूमत लेना भी चाहती है, वहाँ भी कोई अमल दरामद नहीं हो पा रहा। तो ये रुकावट कहाँ आ रही है शर्जील साहब बुनियादी तौर पर? रुकावट नीयतों की है, विल की रुकावट है। जहाँ पे विल नहीं होगी, नीयत नहीं होगी, वहाँ पे कोई काम भी कभी भी नहीं होगा। अगर देना चाह रहे हैं, क्या मतलब आप एक चीज देखें, 9200 9400 अरब रुपए कौन दे रहा है? आपकी अवाम ही दे रही है ना। कल आप 12970 अरब रुपए का जो आपने फिगर रखा हुआ है वो भी आप अचीव कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? आप आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? क्या आप और मैं, हम अपने बच्चों की एजुकेशन के मामले से हम बरी जिम्मा हो गए कि स्टेट ने जिम्मेदारी उठा ली? क्या आप और मैं अपने घर वालों की जो हेल्थ का सेक्टर है, हम इससे बेफिक्र हो गए कि हमारी स्टेट ने जिम्मेदारी उठा ली, हमें बच्चों की या हमारे घर वालों की या किसी को मेडिसिन की या अस्पताल की जरूरत है तो इजी वो जो अपना इलाज करा पाएगा? देखें, बात होती है दोनों हाथों से ताली बजना। एक बात, आप दुनिया को अगर आप फिगर की बात करते हैं कि भाई इंडिया में इतना टैक्स पेयर है, पाकिस्तान में इतना टैक्स पेयर नहीं है, तो आप ये देखें कि वहाँ आम आवाम को, आम स्टूडेंट को गवर्नमेंट सेक्टर कितना फीड करता है। एक बच्चा जब वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में जाता है तो 50 लाख रुपए, चाहे वो किसान का बच्चा हो, चाहे वो मजदूर का बच्चा हो, चाहे वो सेठ का बच्चा हो, उसको 50 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो देती है अपना हायर एजुकेशन के लिए, और वो बाहर पढ़ने जाता है उस पैसे से, और फिर इसके बाद वो कमा के वो पैसा उस गवर्नमेंट को उतारता है। क्या ऐसा कोई मॉडल हमारी गवर्नमेंट के पास है?
सिर्फ और एचिसन या आपकी जो है जो बड़े लोग हैं, जो अशराफिया 2% 2.5% वो हर चीज को एंजॉय कर रही है। गरीब आदमी जो डेली पिसता जा रहा है, मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूं, मेरे को ये नहीं पता हुकूमत को भी ज़ाहिर है अपनी नीयत भी दुरुस्त की, अपना ट्रैक भी ठीक करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, संजीदगी खास तौर पर दिखानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी साहब, एहतशामुल हक साहब और पिछले सेगमेंट में फ़ारूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।